हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 सर्कुलर मोशन का। सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो मैंने टाइमर यूज किया था, मैंने उस पर आपके कमेंट मांगे थे, तो मैंने देखा आपको अच्छा लगा। और एक रिक्वेस्ट भी आई आपकी तरफ से कि सर क्वेश्चन पढ़ते वक्त शांत हो जाना। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, वो 1 मिनट में मैं करूँगा क्या? क्लास होती तो चाय नाश्ता करना निकल जाओ। अब यहाँ अगर मैं 1 मिनट शांत रहूंगा तो अब ये बड़ा मतलब आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे ऊपर कि मैं 1 मिनट शांत रह के करूंगा क्या। कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर नहीं हुई तो समझ लो डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। उस डिस्ट्रैक्शन में अपना कंसंट्रेशन बना लेना, तो इसका भी एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आप ले सकते हो, ठीक है ना। मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वैसे तो पॉसिबिलिटी कम है, पर मान लो एनी हाउ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप किसी तरीके से भी, तो आप अपना कंसंट्रेशन कैसे बना सकते हो, ये उसकी भी एक टेस्टिंग हो गई। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम है। वैसे मैं कोशिश करूंगा शांत रहूं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम है, तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर तकरीबन 1 मिनट का टाइमर मिलेगा, ठीक है ना। 1 मिनट इतना आपको टाइम लगेगा प्रॉब्लम करने में, और बाकी जो थ्योरेटिकल होंगे प्रॉब्लम उनके अंदर हम लोग 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज का लेक्चर सर्कुलर मोशन का, पहले बेसिक थ्योरी एक बार रिवाइज करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में देखो, जो हमारे पास चीजें आती है लीनियर और एंगुलर वेरिएबल, वो तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। आप नॉर्मली 11th क्लास में भी पढ़ते हो और कंपटीशन की पढ़ाई करते वक्त तो पढ़ते ही पढ़ते हो। तो एंगल कैसे निकाला जाता है, आर्क अपॉन लेंथ। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसे लीनियर वेलोसिटी वैसे एंगुलर वेलोसिटी लेते हुए चलते हैं। एवरेज वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो डी थीटा बाई डी टी। अब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और जो लीनियर वेलोसिटी होती है, उसका रिलेशन वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप देखो यहाँ मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, ये मैं नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, डी ओमेगा बाई डी टी टाइम्स आर वेक्टर प्लस ओमेगा टाइम्स डी आर बाई डी टी। तो हमें यहाँ दो रिजल्ट मिले, ठीक है ना। डी ओमेगा बाई डी टी हो गया अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक रिजल्ट आ गया अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। तो ये जो अल्फा क्रॉस आर है इसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ओमेगा क्रॉस वी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमें दो तरीके के एक्सेलरेशन मिल रहे हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो इस बेसिस पे हम सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला सर्कुलर मोशन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। बॉडी की स्पीड वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट होती, स्पीड कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन भी नहीं कांस्टेंट होता, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई ये पूछे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब तक ये लिखा ना मिले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तब तक टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जो होता है अच्छा, स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। इस वजह से एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूला बड़ा आसान सा, वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर आप यूज कर लो, ठीक है ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके अंदर 0 होती है। अच्छा, एसी का काम क्या होता है, एसी हमेशा वी के परपेंडिकुलर होता है, तो बॉडी को सर्कुलर पाथ में अलाइन रखता है। एटी क्या करता है, उस वी के मैग्नीट्यूड को घटाता बढ़ाता है, ठीक है ना। तो एटी वी के अलॉन्ग लगता है, वो उसकी वैल्यू को या तो बढ़ाएगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कम करेगा। तो इसलिए इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो और रिटार्डेशन भी। जिस सर्कुलर मोशन में दोनों तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है। इसकी पहचान ही यही होती है कि इसमें स्पीड वेरिएबल है। अच्छा, इस पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है, तो आई थिंक डिफिकल्टी लेवल में अच्छा है, ठीक है ना। और आसान भी है, अच्छे भी है प्रॉब्लम, मिक्स वैरायटी है जिससे आपका हर तरीके का परफेक्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो स्पीड इसमें वेरिएबल होती है। एसी फॉर्मूला वही रहता है, बट जैसा स्पीड वेरिएबल है तो एसी का मैग्नीट्यूड भी इसमें क्या करेगा, वैरी करेगा, डायरेक्शन तो करता ही करता है। और आर ओमेगा स्क्वायर। एटी जिसका फॉर्मूला आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आर अल्फा लिख लो या डीवी बाई डी टी लिख लो, ठीक है ना। तो इसमें दोनों तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, और जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर भी दी हुई है, आप देख सकते हो सेम चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर एक सर्कुलर मोशन का मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो एसी का डायरेक्शन तो ये हो गया, ये वेलोसिटी की आप देख सकते हो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये एटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये नेट एक्सेलरेशन हो गया।
नेट एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है इसका नाम हम थीटा ले लेते हैं। ये निकालने के लिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, ये 80 तो ये भी 80 हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन का अगर आप एंगल निकालोगे tan थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रेडियल एक्सिस से, ध्यान रखना 80/AC। इसे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम पर ट्रायंगल बना के कैलकुलेट कर सकते हो। तो 80/AC, 80 को आप पुट कर सकते हो r अल्फा या dv/dt और AC को आप r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास tan थीटा यानी नेट एक्सेलरेशन का एंगल रेडियल एक्सिस से आराम से आ जाएगा। अब इसमें एक और टॉपिक है, फिर हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट है। ये लास्ट फेज में भी मैंने कराया था, एक बार वापस से बता रहा हूँ। इस पे भी एक अच्छा प्रॉब्लम मैंने यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखा है जो कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का है। मजे आएंगे इसको करने में। फिलहाल पहले एक बार कंसेप्ट सीख लो। अगर दो पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, और हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो तरीका ये होता है कि पहले इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो लाइन ज्वाइनिंग की तरफ और उसके परपेंडिकुलर। अब किसी एक पॉइंट पर बैठ जाओ, ठीक है ना, जैसा हम रिलेटिव मोशन में हमेशा करते हैं। बैठने पर एक कंपोनेंट हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा रेडियल कंपोनेंट। तो जो वेलोसिटी रेडियल एक्सिस के लॉन्ग मिलेगी, जैसे मान लो इधर वी ए साइन थीटा आया, इधर वी ए कॉस थीटा आया, तो आप देख सकते हो ये वी बी कॉस थीटा और वी ए कॉस थीटा आपस में सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये जो वेलोसिटी देंगे उसको हम बोलेंगे रेडियल। ये या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर जो वेलोसिटी का ट्रांसफर लगता है वो कौन से डायरेक्शन में लगता है। फॉर द टाइमिंग मैंने जनरली ऐसे लिखा, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी वो होगी वी टेंजेंशियल, ठीक है ना। अब ओमेगा रिलेटिव निकालने का, रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक पॉइंट पे बैठ करके दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओमेगा रिलेटिव निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, v टेंजेंशियल बाय r, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट पकड़ो या vt रिलेटिव पकड़ो और डिवाइडेड बाय r कर दो, r यानी लाइन ज्वाइनिंग का डिस्टेंस कर दो, तो आपको ओमेगा यानी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम इसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, तो मैं एक बार टाइमर ले लेता हूँ, और हमारा जो टाइमर रहेगा इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में वो तकरीबन 30 सेकंड का रहेगा। तो पहले नहीं 30 सेकंड नहीं, मैं टोटल आपको दोनों के लिए 45 सेकंड ही दे रहा हूं, और मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। आप एक बार प्रॉब्लम देखो। तो आई थिंक फर्स्ट का आंसर आपका आना शुरू हो गया होगा, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये मैंने एक छोटे से रीजन के कारण रखा है। सेकंड प्रॉब्लम पे आप आ जाओ। ये थोड़ा सा ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर गलत होने का चांस हो गया तो हो सकता है -1 इसके अंदर कई बच्चों के आ जाएं। जैसे लास्ट वर्क पावर एनर्जी में बहुत से बच्चों के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव आ रहे थे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आई थिंक अब टाइमर में रोकता हूं, आते हैं पहले प्रॉब्लम पर। एक है सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। देखो, अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो। देखो, a क्रॉस r तो होने का चांस नहीं है, a क्रॉस v होने का चांस नहीं है। या तो v ओमेगा होगा, या ओमेगा क्रॉस v होगा, या v क्रॉस ओमेगा होगा। इन दोनों में ही हमेशा कुछ ना कुछ पंगा होगा। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मान लो आप भूल गए कि यार हमें नहीं याद आ रहा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा क्रॉस v करने पर आ रहा है या v क्रॉस ओमेगा करने पर आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो। क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत आसान होता है। एक फैक्टर को दूसरी तरफ घुमाते हैं हम राइट एंड थंब रूल से, और थंब जो होता है हमें AC यानी उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है। जैसे ओमेगा इस तरफ हो गया, ठीक है ना। मैं एक पेन और ले लेता हूँ, तो ये ओमेगा हो गया और ये v का डायरेक्शन हो गया। एक ही पॉइंट पर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला पेन ओमेगा, ये वाला पेन v। अब आप ओमेगा को v की तरफ घुमाओ, तो मैंने ओमेगा को v की तरफ घुमाया, देख लो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ मिल रहा है। v को ओमेगा की तरफ घुमाओ, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, जो कि नहीं होता। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि AC ओमेगा क्रॉस v के ही बराबर होता है। तो ये सिंपल, वैसे भी मैंने रिजल्ट्स में बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। ये कह रहा है इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज का मतलब क्या है? तो मतलब बराबर बराबर एंगल बराबर बराबर टाइम में निकाल रहा है। इसका मतलब ओमेगा, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, वो यहाँ पर कांस्टेंट है। अब चीजें ध्यान से देखना, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब v का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बोला मैंने। v का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। अब v कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट किसके अंदर होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी हमें यहां से पता चल गया कि जो सर्कुलर मोशन है UCM है, ठीक है ना। अब एक एक पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। तो ये कह रहा है देन इट्स वेलोसिटी वेक्टर,
क्या वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रह सकता है? तो जो बच्चे जल्दबाजी में आकर के वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट करके उनका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेक्टर तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। चेंजेस इन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस इन डायरेक्शन, ये ऑप्शन सही है। चेंजेस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो वेलोसिटी वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब ये फिर से दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। अगेन इन दोनों के लिए मैं आपको दे रहा हूं 45 सेकंड, आप शुरू हो जाओ। टाइमर देखते रहना, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो करूंगा यार, बिल्कुल शांत तो रहा भी नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है ना, मजे आएंगे इसमें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी देन रेडियन मेजर, ये अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। सेकेंड प्रॉब्लम में हमें पता करना है, बॉडी इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड बट स्पीड रिमेन सेम, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर डिस्टार्ट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत से बच्चों का गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, आई थिंक बस टाइम आपका अप होने वाला है, इतने टाइम में आपके दोनों थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाने चाहिए, मैं इसको रोक रहा हूँ। ठीक, अब आप में से बहुत से बच्चे आर्ग्यू कर सकते हो सर 1 मिनट दो थ्योरी प्रॉब्लम के लिए, नहीं, आपको थ्योरी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस इतनी ही देर में कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी ज़्यादा आई तो आई थिंक फिजिक्स का पेपर आप आधे घंटे में करके निकल लोगे, मतलब बायो और केमिस्ट्री करने के बाद, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जनरली आप शुरू करते हो, आप बच्चे लोग वैसे भी मैं यही सजेस्ट करूँगा बायो से ही स्टार्ट करो, बायो करा, केमिस्ट्री करा, लास्ट में फिजिक्स को आप हाथ लगाते हो। तो पिछले पास्ट ईयर में मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों का जो फिजिक्स का एग्जाम होता है वो करने के लिए कई बार उनको बहुत कम टाइम मिल पाता है, ठीक है ना, ऐसा हुआ है। तो जैसे मैं बताऊं तो ये तकरीबन हुआ था 2015 के आसपास, ठीक है ना, जब वो नीट का पेपर कैंसिल हो गया था। तो वो फर्स्ट पेपर के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनका मैंने ये नोटिस किया था, बच्चे कह रहे थे कि सर हमें फिजिक्स का पेपर करने के लिए टाइम कम मिल पाया, केमिस्ट्री थोड़ा सा शायद लेंथी था उस ईयर, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो अगर फिजिक्स के लिए कम टाइम है तो इसका मतलब हम पूरे के पूरे प्रॉब्लम 1-1 मिनट हर प्रॉब्लम को डिवोट नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम फिल्टर करने पड़ेंगे जिनके अंदर हमें महारत हासिल हो, जिनको हम 15-15 सेकंड में कर सकें। इस स्ट्रैटेजी के चलते मैं आपको इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के अंदर 1 मिनट का टाइम नहीं दे रहा, तो आप इतने ही टाइम में प्रैक्टिस करो, और ध्यान रखना ये चीज़ आपको एग्जाम में ज़रूर काम में आएगी। वैसे भगवान ना करे कि आपको फिजिक्स में कम टाइम मिले, पूरा भरपूर टाइम मिले, बट फिर भी अगर कम टाइम मिला तो भी आप दिक्कत में नहीं आओगे, प्रेशर में नहीं आओगे। तो इस सोच के लिए मैं आपको इसमें 1 मिनट नहीं दे रहा, ठीक है, आई थिंक आप कोप अप कर लोगे। तो पहला प्रॉब्लम कह रहे हैं अप्लाइंग द इक्वेशन फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा कांस्टेंट है, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन है ये, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ये बोल रहा है कि इसमें कौन कौन रेडियन के मेजर में होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज है जो जनरली हम लोग थ्योरी के अंदर नहीं पढ़ते, ये मतलब यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में तो बनाई गई, पर बुक के अंदर थ्योरी के फॉर्म में जनरली नहीं मिलती अनटिल अनलेस आपने न्यूमेरिकल ना प्रैक्टिस करे हो। अब इसका मतलब ये कि ओमेगा और अल्फा, देखो टाइम तो वैसे भी सेकंड में हो गया, ओमेगा का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना, अल्फा का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। 1 सेकंड मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी रेडियन पर सेकंड में आ गया, ये भी रेडियन पर सेकंड में आ गया। दो चीजें तभी ऐड होती हैं जब उनका यूनिट और डायमेंशन सेम हो। तो या तो ओमेगा और अल्फा दोनों के दोनों रेडियन पर सेकंड में हो, रेडियन वाले डायमेंशन के अंदर हो, यूनिट के अंदर हो, सॉरी, या फिर दोनों के दोनों रिवॉल्यूशन वाले यूनिट के अंदर हो, तब भी तो काम चल जाएगा भाई, तभी भी तो इसका रिवॉल्यूशन में आ जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये भी रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड कट जाएगा तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ओमेगा नॉट और अल्फा 100% रेडियन वाले यूनिट में हो, ठीक है ना, वो रिवॉल्यूशन वाले यूनिट में होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि दो चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होती हैं जब उनके यूनिट और डायमेंशन सेम हो। अब आप ऑप्शन पढ़ो, तो मस्ट बी यूज्ड फॉर ओमेगा एंड अल्फा, तो मस्ट वाला ऑप्शन मतलब हमेशा ही यूज करते रहना चाहिए ओमेगा और अल्फा को, 100% आप रेडियन में लेके ही आओ तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी, ऐसा नहीं है। मे बी यूज फॉर बोथ ओमेगा एंड अल्फा, तो बोथ दोनों के लिए मे बी मतलब आप कर भी सकते हो, और आप चाहिए तो रेवोल्यूशन में भी चीजों को रख सकते हो। मे बी यूज फॉर ओमेगा बट नॉट अल्फा, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। कैन नॉट बी यूज्ड, ये भी बिल्कुल बेकार है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा, ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कंसेप्चुअली अच्छा प्रॉब्लम था, न्यूमेरिकल से उठा के कंसेप्चुअल मोल्ड किया था। अब इस पे आते हैं। ये कह रहा है बॉडी इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट स्पीड,
तो भाई कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। डायग्राम बनाते चलते हैं। मान लो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है ना। इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, तो हम इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर देते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज से मान लो क्लॉकवाइज कर दिया, ओके। द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड को हम सेम रखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताना है कि ये क्या होगी। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v दे रखा है, तो v स्क्वायर बाय r पहले यहां लिख लेते हैं। तो यहां की सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी, mv स्क्वायर बाय r। यहां की सेंट्रीपिटल फोर्स देखोगे तो वो भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी, mv स्क्वायर बाय r। तो जरा आप चेक करो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपने स्पीड चेंज करी नहीं, रेडियस चेंज करा नहीं, तो सेंटर और मास तो वही का वही है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को चेक कर लेना है, इसका मैग्नीट्यूड एज इट इज है, इसका डायरेक्शन भी एज इट इज है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो उसके v को डायरेक्शन को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर दें, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जैसा एंटी क्लॉकवाइज वाले में था वैसा क्लॉकवाइज में आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ना, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स, तो ऐसा भी नहीं हुआ। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, तो ये करेक्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी डबल्ड, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस में हमें एक एक ऑप्शन को रेक्टिफाई करना पड़ा। अब ये दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये वो नहीं है सुना और झटके से आपने आंसर दे दिया, इसमें आपको काम करना पड़ा। इसमें भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी, इसमें भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से मजेदार खेल है, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलते हैं आगे, आ जाओ भाई। अब ये दो प्रॉब्लम के लिए भी अगेन मैं आपको इन दो प्रॉब्लम के लिए भी 45 सेकंड देता हूं। इसमें दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का इसके अंदर नेगेटिव जरूर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं बोला, नेगेटिव जरूर होगा, ट्राई करो आप। तो पहला वाला तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन पर है, आई थिंक देखते ही आप इसको रेक्टिफाई कर लोगे। दूसरे वाले में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो हो गया, सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तुक्का मत मारना, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि तुक्का मारना शुरू कर देंगे, हमने ऐसा सुना था। भाई सुना था वाली चीजें नहीं चलेंगी, प्रूव करके दो मेरे को ये, ठीक है ना। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, प्रूफ हो रहा है, तो आंसर करेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। जबरदस्ती तुक्काफिकेशन वाला आंसर इनकरेक्ट हो जाता है, जैसे लास्ट वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी हो गया था। मैंने एक गेम खेल दिया था, रोकता हूं पहले इस टाइमर को, ठीक है ना। एक गेम ये खेल दिया था कि एक क्वेश्चन में मैंने एस्ट्रिक बना दिया था, ठीक है ना। जैसे वो था ना F इक्वल्स टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, उसमें एस्ट्रिक बना दिया था थर्ड पे। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, आ गए जोश में, अरे यार थर्ड पे तो एस्ट्रिक दिख रहा है, सर तो बेवकूफ है, सीधे आंसर दे देते हैं थर्ड वाला। पता चले वो था ही नहीं आंसर, ठीक है ना, वो गलती से आ गया था एस्ट्रिक। ऐसा नहीं मैंने सोच समझ के डाला था कि आपको परेशान करने के लिए डाल, नहीं, वो गलती से आ गया था। पर कई महानुभाव क्या कर रहे थे, सीधे टिक कर दिया सी वाला ऑप्शन ही। तो भाई अगर आपका आ रहा है, यहाँ कोई नंबर तो बन नहीं रहे आपके, ठीक है, नहीं सही होगा तो हमें सर से कोई स्पेशल ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है ना, पद्म पुरस्कार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। वो आपको जो मिलेगा वो नीट क्लियर करने पे ही मिलेगा। तो ईमानदारी से आंसर दो, ठीक है ना, तुक्काफिकेशन मत करो। जो अभी रोकोगे आप ये आदत, तो एग्जाम में भी रुकी रहेगी, और अभी ये आदत बढ़ेगी तो फिर एग्जाम तक फिर वो तुक्के मारते रहोगे, फिर सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तुक्का नहीं मारना आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम है इन यूसीएम, तो यूसीएम की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, ना भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के डायरेक्शन चेंज होते हैं, तो कांस्टेंट दोनों में से कोई नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन एंड स्पीड, ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, तो ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन वर्ड इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेलोसिटी चेंजेस, ये ठीक है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पीड होता ना, स्पीड इज कांस्टेंट, आर भी नहीं, स्पीड इज कांस्टेंट, तो करेक्ट हो जाता। एक्सेलरेशन की वजह से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ठीक था, इतना बुरा नहीं था, मतलब थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को। अब इस पे आते हैं, देखो पाथ वाला एक प्रॉब्लम आई थिंक हम लोगों ने पीछे भी देखा था, शायद लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया होगा। तो उस वक्त शायद ये क्वेश्चन था कि फोर्स वेलोसिटी के परमानेंट परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा। एक और था, दो फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा। यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, बट वो इनिशियल वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसमें पाथ कैसा होगा। देखो जिन बच्चों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है
और बाय चांस उनको क्लिक हो गया कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही ये सवाल सर ने बनाया है कि एक्सेलरेशन जो है वो परमानेंट कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी तो डायरेक्शन में भी। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है, प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, पाथ पैराबोलिक रहता है। यहाँ तक तो ठीक है, चल जाएगा कि मान लो उसने पैराबोला पूछा, आपको क्लिक करके आपने टिक मार दिया। बट मान लो एक कदम आगे बढ़ गया, वो कहता नहीं यार चलो ठीक है टेस्ट कर लेते हैं तुम लोगों को, पैराबोला की इक्वेशन ही बता दो, मतलब ट्रेजेक्टरी बता दो उसकी। अब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे क्योंकि अब आपसे प्रूव नहीं करते बनेगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, करो प्रूफ, ठीक है ना, और इसकी इक्वेशन निकाल के वेरीफाई कर लो। आप में से 95% बच्चे फंसे पड़े रहोगे, ठीक है ना। आपसे ये प्रूव होके नहीं देगा कि ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन कैसे आएगी, ठीक। तो मैं आपको एक कदम और आगे ले चल रहा हूँ। अब इस बात के लिए आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि एक स्पेशल तरीका है जो मैं यहां देने जा रहा हूं पाथ को प्रूव करने का। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो वेलोसिटी मान लो हमने इधर ले लिया, एक्सेलरेशन ये ले लिया। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी से कुछ एंगल पर है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब करना ये पड़ेगा, हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अब सवाल है किसके, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे जो ये डायग्राम देख रहे होंगे, आई थिंक जिन्होंने ये डायग्राम बनाया होगा उन्होंने फट से एक एक कंपोनेंट मारे होंगे और दनादन प्रूव करा होगा। एक्स की इक्वेशन निकाली, वाई की इक्वेशन, आया कुछ नहीं होगा, ये तय है, ठीक है ना, क्योंकि आएगा भी नहीं। इसमें एक कैच है, ठीक है ना, ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। कांस्टेंट कौन है? एक्सेलरेशन। चेंज कौन हो रहा है? वेलोसिटी। तो आप एक्सेलरेशन जो फिक्स्ड है उसके कंपोनेंट क्यों कर रहे हो? कंपोनेंट तो हम उसके करते हैं ना जो चीजें बीच में होती हैं, जो चीजें चेंज करती हैं। तो जिन बच्चों ने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करके प्रूव करा होगा उनका जीवन में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी हम ट्रेजेक्टरी प्रूव कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो जो चीज कांस्टेंट है उसको मत छेड़ो, जो चीज चेंज हो रही है उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो। तो टेक्निकली हमें इसके अंदर यू के कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। आपने अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर कहीं देखा हो, इन केस कहीं आपसे कोई टकराया हो कि यार पाथ प्रूव करो, तो उन्होंने डायग्राम ऐसे लिया होगा, ठीक है ना। देखना, ये ए इधर ले लिया होगा और यू इधर ले लिया होगा। जस्ट इन केस अगर आपने किसी कोचिंग के अंदर इसको देखा हो, नॉर्मल बुक के अंदर नहीं मिलेगा, कोचिंग के अंदर अगर आपने देखा हो और उनका सोल्यूशन देखा हो तो आपको ऐसे टकराएगा। पर और यू के कंपोनेंट टीचर ने कर दिए होंगे, पर आपसे ये पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी या टीचर को ये बताना नहीं आया होगा या बताया नहीं होगा उन्होंने कि यार ए इधर क्यों लिया और यू के कंपोनेंट क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप जल्दबाजी में क्या हुआ, सोल्यूशन देके हाँ ठीक है कंपोनेंट हो गया, आ गया पैराबोला, चलो नमस्ते करो आगे निकलो। तो बात इतनी सी है कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, उसको फिक्स रखो, जो चीज चेंज हो रही है कंपोनेंट उसके होते हैं। तो क्लियर हो गया। अगर एग्जामिनर ये बोलता कि u का डायरेक्शन फिक्स्ड है तो हम u को नहीं टच करते, हम दूसरी चीज के कंपोनेंट वहां पर करते हैं। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्योंकि कंपोनेंट u के करने हैं तो चाहे ऐसे डायग्राम ले लो या ऐसे ले लो, बात एक ही सी है। तो u का इधर कंपोनेंट, इसको x एक्सिस ले लेते हैं हम लोग और इसको y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या आता है। तो इधर कंपोनेंट जो u का, अब बेस्ट क्या था, एक्सेलरेशन x एक्सिस की तरफ ले लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहता, आसानी रहती कंपोनेंट करने में। तो इधर की तरफ a तो a ही रहा, u का कंपोनेंट ux ले लिया, इधर u का कंपोनेंट uy ले लिया। अब चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हो गई हैं, थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ux, इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज a, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज uy, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज 0। तो देखो था तो थ्योरेटिकल, पर इतना गजब का प्रॉब्लम है कि हाँ किस्मत पे डिपेंडेंट है। अगर पैराबोला पूछ लिया तो इस अच्छे प्रॉब्लम की, इस सॉल्यूशन की कोई अहमियत नहीं है, याद है टिक करो आगे बढ़ लो। बट अगर उसने इक्वेशन दे दी ट्रेजेक्टरी की तो भैया फिर वही कर पाएगा जिसको कंसेप्ट आता हो, और हमारा एम है हर चीज आपको आनी चाहिए एग्जाम से पहले। अब क्या करेंगे बेटा, अब सेकंड इक्वेशन लगाएंगे x के लॉन्ग और y के लॉन्ग। तो x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू ux की जगह ux ही रहने दो, आप t की जगह t रहने दो, मतलब इस इक्वेशन को बेसिकली ऐसे ही रहने देते तो टाइम नहीं खराब करते, छोड़ो उसको। y की इक्वेशन लगाते हैं, तो y इक्वल्स टू uy कितना है, uy है t, ay वाला टर्म 0 हो गया। अब यहाँ से t निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इक्वल्स टू ux, ठीक है ना, t की वैल्यू आ गई y बाई uy, तो uy इधर आ गया, y इधर आ गया, प्लस हाफ ax टी स्क्वायर यानी y स्क्वायर
बाई यू वाई स्क्वायर। अब देखो मतलब बिल्कुल क्लियर चमक चमक के दिख रहा होगा कि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, इसलिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसलिए पैराबोला है। आया ना समझ? और पैराबोला का मुंह कहां की तरफ खुलेगा? जिसकी पावर लीनियर होती है। तो इसमें x एक्सिस की तरफ लीनियर पावर है तो माउथ खुलेगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ये हो जाएगा पैराबोला का शेप। ठीक है ना? खैर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट मेरा काम था आपको कंसेप्ट सिखाना और मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि ये पैराबोला क्यों है। तो थ्योरेटिकल था पर जोरदार था, आपको लिख लेना चाहिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये है न्यूमेरिकल, ठीक है ना? तो इसके अंदर आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ कार और मैं इसमें आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। शुरू हो जाओ, ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी हिंट भी क्वेश्चन में मैं आपको देते रहूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी ना हो। तो सर्कुलर मोशन में जब भी काम कर रहे हो चेक कर लो स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फिर डिसाइड करो कितना एक्सेलरेशन है, फिर नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। ठीक है ना? 3 स्टेप हमेशा ध्यान में रखनी है, करते भी जाओ सुनते भी जाओ। तो आई थिंक इतना पल्ले पड़ गया होगा कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो कितने एक्सेलरेशन होंगे और फिर हम नेट एक्सेलरेशन उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका टाइम अप होने ही वाला है। आंसर आने तो शुरू हो गए, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको रोक रहा हूं, आ जाओ। ये कह रहा है कार इज मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना। तो कार की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो रेडियस था सर्कुलर पाथ का 500 मीटर। इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट। तो सर्कुलर पाथ में स्पीड को इंक्रीज कौन कराता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार? तो अब जब कुछ नहीं बोला गया कौन सा एक्सेलरेशन, दैट मींस नेट एक्सेलरेशन निकालना है। 80 तो उसने खुद ही दे रखा है थाली में पर उसके। AC हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बाय r। u स्क्वायर की जगह आ गया 900, r की जगह हमारे पास आ गया 500, यहाँ से कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास 9/5। अब हमें चाहिए नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है ना? AC स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 9/5 का होल स्क्वायर। 9/5 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ले तो नियर बाय 2 के आसपास ही होगा। तो ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है कि पता चला हम इसे पूरा कैंसिल कर रहे हैं और 1.8 इसका रिजल्ट आ रहा है फिर हम स्क्वायर कर रहे हैं, 2 से अपना काम चल जाएगा। तो नियरली 2 है, अदरवाइज 2 से थोड़ा सा कम है। ठीक है ना? तो हम इसको 2 लेते हुए चल रहे हैं। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, अगेन ये भी हो गया 2 स्क्वायर, तो 4 और 4 8, दैट मींस आंसर हो गया 2√2। ठीक है ना? तो 2√2 से थोड़ा सा कम आएगा। 2√2 कितना हुआ? √2 हो गया 1.414, तो ये हो गया 2.82। तो 2.82 से थोड़ा सा कम। अब आप 2.82 से थोड़ा सा कम आंसर देख लो, एक ही चमक रहा है 2.7, टिक मारो, नमस्ते करो, चलो। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम बहुत अच्छा है बट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मैं इसमें आपको 45 सेकंड दे रहा हूं। शुरू हो जाओ। आपको सर्कुलर पाथ का रेडियस से रखा है 3 मीटर, इक्वेशन दे रखी है s इक्वल्स टू t²/2 प्लस t³/3। आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब टाइम 2 सेकंड हो। हमेशा ध्यान रखना है सर्कुलर पाथ में 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। उसका पता हमें स्पीड देख करके चलेगा कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ जब मैं बोल रहा हूं, आप लिख करते रहो क्वेश्चन, मेरी तरफ ध्यान मत दो, तो इससे आपके दिमाग में हिंट जाती रहनी चाहिए। तो जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम करो ना, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स की सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना है, स्पीड कांस्टेंट या वेरिएबल होनी चाहिए, ये क्लिक करती रहनी चाहिए चीजें। तो मैं टाइमर रोक रहा हूं। तो सबका तो नहीं हो पाया, कुछ कम बच्चों का हुआ, ठीक है, इतना टाइम बहुत था। अब कहां आप हड़बड़ाए, तो वापस से 3 पॉइंट चेक करनी है। सर्कुलर मोशन में जब भी एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमेशा स्पीड पे आओ। ठीक है ना? स्पीड से चेक करेंगे कि यूसीएम है या NUCM है। ये बातें बार बार रिपीट होती रहनी चाहिए ताकि एग्जाम में हमसे गलती ना हो। तो बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन दे के कंसेप्ट नहीं समझ आया। ठीक है, वो इसलिए नहीं आया कि आप भूल जाते हो। ठीक है ना? भूल इसलिए जाते हो, चीजें आपके दिमाग में नहीं चलती रहती, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है ना, जैसे वैसे इसमें कंसेप्ट चलते रहने चाहिए। तो
इसका इक्वेशन दे रखा है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाई 3। हमारा पहला टास्क है v निकालना, डिफरेंशिएट मारा, इसका 2t हो गया तो यहाँ t बचा, ये 3t स्क्वायर हो गया तो यहाँ t स्क्वायर बचा। तो ये खुद ही बता रहा है कि स्पीड वेरिएबल है, तो भाई हमें दो एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, टेंजेंशियल के लिए एक बार dv बाई dt कर लेते हैं तो टेंजेंशियल डायरेक्ट मिल जाएगा हमें। टेंजेंशियल का वैल्यू आ गया 1 + 2t, बस सब काम खत्म। अब हमें एट t = 2 सेकंड पर निकालना है, तो पहले at का वैल्यू निकाल लेते हैं t = 2 सेकंड पर। तो t = 2 मैंने इसके अंदर पुट करा, ये आ गया हमारे पास 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हमें ac का वैल्यू चाहिए, तो जिसका फॉर्मूला हो गया v²/r, तो दैट मीन्स हमें v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट t = 2 सेकंड। तो v की वैल्यू एट t = 2 सेकंड, ये हो गया 2 + 4 6 मीटर/सेकंड। तो रिजल्ट आ गया 36 डिवाइडेड बाय r हमें 3 दे रखा था, 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब नेट एक्सेलरेशन हो गया √ac² प्लस ac², तो ये हो गया 5² प्लस 12², आंसर तो आ ही गया हमारे पास 13 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया इसका 13, इसलिए मैंने बोला था मुश्किल नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है ना, बट आपके दिमाग में कंसेप्ट चलता रहना चाहिए। ओके, चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, स्पीड स्लो नहीं करते अपनी। ये प्रॉब्लम बेस्ट प्रॉब्लम है आज का, और इसके लिए मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है ना। बेस्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन वाइज भी बेस्ट है और कंसेप्ट वाइज भी बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप क्लास खत्म होने के बाद इसको जरूर अलग से हाईलाइट कर लेना, या कॉपी में हाईलाइटर हो तो हाईलाइट जरूर कर लेना आप, ठीक है ना। आपको ये लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाना, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर मोशन है, ठीक है, करो। v तो आपको दिख ही रहा है, v = 80 दे रखा है, a का वैल्यू 0.5 है, ठीक है ना। तो स्पीड वेरिएबल है, अगेन हमें इसके अंदर निकालना है टोटल एक्सेलरेशन जब 1/10 सर्कल कवर हो। 1/10 का क्या मतलब है ये आपको सोचना है। तो मेरे ख्याल से आपका टाइम अप होने वाला है और आप कैलकुलेशन में घुसे हुए होंगे, या फिर रोक रहा हूं मैं, या फिर आपसे सवाल शुरू ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ईमानदारी से लिख देना चैट में कितने बच्चों का सवाल शुरू ही नहीं हुआ और कितने बच्चों का कैलकुलेशन की वजह से अटक गया, ठीक है ना। अब ये क्योंकि आप सामने बैठे होते तो मैं आपका चेहरा देख के बता देता कि हाँ यार ये बच्चे का कैलकुलेशन में अटका है या इसका शुरू ही नहीं हुआ प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस से आ जाती है चीज़ें। बट अब ये तो वर्चुअल है, ठीक है ना, इसलिए दिखते नहीं आपकी शक्ल। तो यहाँ पर आप बता देना, अब इससे फायदा ये होगा अगर आपका प्रॉब्लम शुरू ही नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस चीज का मतलब ही नहीं आया, बाकी सब तो आ गया, आपको इस चीज का मतलब नहीं आया। 1/10 ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, इसका क्या जुगाड़ है यहाँ पर, ठीक है ना। और जिनका कैलकुलेशन की वजह से अटक गया वो पाई में उलझ गए होंगे, ठीक है ना, या फिर उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल लिया होगा। गलत मतलब कोई दूसरा मतलब नहीं, गलत मतलब कि वो इसको डिकोड नहीं कर पाए होंगे कि यार ये एक्चुअली में रिलेट किसको कर रहा है, तो उस हिसाब से उनका आंसर नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, समझने में स्टार्टिंग लेने में इसमें थोड़ा सा झटका लगेगा। अब मैं मतलब बताऊं, 1/10 ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, ठीक है ना। पूरा सर्कल का मतलब क्या है, 360 डिग्री कवर होना। तो 1/10 का मतलब क्या है, 360 का 1/10 कवर होना, यानी 36 डिग्री कवर होना, ये 1/10 का मतलब है। तो यहां से हमें थीटा मिलता है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 2π/10, सही है, π/5, ये रेडियन के अंदर हमारे पास आ गया। इसका यूज कहां करना है, कैसे करना है देख लेंगे। अच्छा, स्पीड वेरिएबल है और इसका वैल्यू है, ए का वैल्यू मैं डाल दे रहा हूं 1/2 × t। तो दो एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। मजे की बात है हमें सर्कुलर मोशन का रेडियस भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे v²/r कर देंगे, उनको याद है अरे r तो दे नहीं रखा, सर ने सवाल तो नहीं गलत कर दिया, नहीं कुछ नहीं, सब टेक्निकल है, सुनते जाओ। तो पहले हम क्या करते हैं, 80 निकाल लेते हैं, जो कि dv/dt से बड़े आराम से आ जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। आप देखो 80 पूरी तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब हम AC निकाल लेते हैं, AC का फॉर्मूला हो गया v²/r। एक साथ दो पंगे, एक तो ये t नहीं पता कितना, ऊपर से r नहीं दिया, चलो देखते हैं, v की वैल्यू डालते हैं, तो ये हो गया 1/4 t²/r। तो अब ये क्वेश्चन चिल्ला के ये कह रहा है कि यार t का वैल्यू निकालो, तो आप t कैसे निकालोगे, तो सुनो, एंगल कितना कवर किया, π/5, कितने एक्सेलरेशन से कवर किया, 1/2 से, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण ही स्पीड चेंज होती है। तो हम यहाँ सेकंड इक्वेशन लगाने जा रहे हैं और t का वैल्यू निकालते हैं। तो देखना,
एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मॉडिफाई हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो पार्ट जीरो हो गया, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था। थीटा की जगह हमारे पास आ गया पाई बाय 5, ठीक है, हाफ। अल्फा की जगह आ गया हाफ, हाफ ही है ना, हाँ अल्फा, ओके। अब अल्फा, एक मिनट रुको, ब्रेक लेना पड़ेगा फिर से। अल्फा की वैल्यू तो हमें नहीं पता, हमें तो 80 पता है, तो 80 होता है आर अल्फा के बराबर। तो यहां से अल्फा मिल गया विच इज इक्वल्स टू 1/2r। बस इतना सा ब्रेक लेना पड़ेगा, इसको यहां डालते हैं। तो हाफ इंटू 1/2r टाइम्स टी स्क्वायर। बस 2 मिनट का पेशेंस और चेक करो। 1/4 टी स्क्वायर बाय आर में हम अटक चुके थे, यहां चेक करो 1/4 टी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू पाई बाय 5 मिल रही है। तो है ना खेल मजेदार, यानी ये और कुछ नहीं, ये ए सी का मैग्नीट्यूड ही तो हो गया। तो ए सी का मैग्नीट्यूड आपको पाई बाय 5 मिल गया, अच्छे तरीके से देख लो। तो ये वैल्यू ए सी की वैल्यू हमें मिल गई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, ना हमें टी की जरूरत पड़ी ना हमें आर की जरूरत पड़ी, हमें डायरेक्ट ही पूरा रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। और वो रिजल्ट हमें मिल गया पाई बाय 5। 80 हमारे पास ऑलरेडी था और इसका वैल्यू था हाफ। अब हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो गया बेटा हमारा पाई स्क्वायर बाय 25, ठीक है, और ए सी स्क्वायर हो गया 1/4 मतलब 0.25। पाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, पाई होता है 3.142 और पाई स्क्वायर 10 के बराबर होता है, तो आप इसको बिल्कुल 10 डाल दो बाय 25 प्लस 0.25। तो ये रिजल्ट आ गया 0.4, है ना, प्लस 0.25, बस एक सेकेंड और, रिजल्ट बना 0.65। बट डरने की जरूरत नहीं, 0.64 जो होता है वो तकरीबन 0.8 के बराबर होता है, क्योंकि उसका रूट आप लोगे 0.8 मिल जाएगा। तो हम इसको नियर बाय में लिख रहे हैं 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। कैसा था? तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था। अब कई बच्चे कहेंगे सर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, अरे एक आधा प्रॉब्लम तो कराऊंगा यार, इतना लेवल भी आपका ना ले जाऊं तो फिर मेरे पढ़ने का फायदा आपका क्या रहा। तो एक आधे प्रॉब्लम के अंदर आपको इस तरीके से करके थोड़ा सा अपना ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा कि हमारी अप्रोच इतने तक की तो रहनी चाहिए। ये थोड़ा ना वहां जाके सीधे हलवा प्रॉब्लम आ जाएंगे, एक आधा तो ऐसा फंसेगा जिसमें आप अटकोगे, ठीक है ना। और इस तरीके का प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन के अंदर अटका सकता था, इसलिए मैंने जानबूझ के इस प्रॉब्लम को रखा। स्किप करने को मैं कर देता, आप खुश हो जाते, पर उससे फायदा नहीं मिलता, एटलीस्ट कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखो ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड। मैं इसके अंदर आपको कुछ नहीं बताने जा रहा, क्योंकि आपको सिर्फ ओमेगा रिलेटिव निकालना है। तो शुरू हो जाओ, ठीक है ना। वी आपको दिख ही रहा है, एंगल आपको दिख रहे हैं, ओमेगा रिलेटिव निकालने का तरीका आपको पता ही है। फटाफट से स्टार्ट करो, 45 सेकंड के अंदर आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट होना चाहिए। कंपोनेंट थोड़ा स्पीड से करो, ठीक है ना। ये नहीं कि वहां लिखे पड़े cos 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, सीधे धड़ाधड़ वैल्यू डालो। रिलेटिव लो, पी पे बैठ जाओ। आई थिंक अभी इतनी देर में आ जाना चाहिए, जो मेरे को फील आ रही है, कर लेना चाहिए अभी आपको ये प्रॉब्लम। ये अब 5-10 सेकंड हम लोग फालतू ले रहे हैं इसके अंदर, तो बस ठीक है, टाइम भी कंप्लीट हो गया, मैं रोक रहा हूँ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट से हमें सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये रेडियल लाइन हो गई, ये 10 मीटर हो गया हमारे पास। वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर cos 30, इधर sin 30। sin 30 1/2 होता है, तो इधर 3 बचा। cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ 3 √3 बचा। यहाँ कंपोनेंट करेंगे तो cos 30 जैसे हमने बताया √3/2, तो इधर आ जाएगा 4 √3 और इधर हमारे पास आ जाएगा 4। वैसे भी ये रेडियल लाइन वाली वेलोसिटी हमारे काम की नहीं, क्योंकि ओमेगा के लिए हमें भी टेंजेंशियल चाहिए। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर बैठ जाओ, बैठते ही सारी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर, तो ये इसको इधर ट्रांसफर लगेगी। एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो 4 √3 3 √3 सब्ट्रैक्ट हुए और रेडियल वेलोसिटी जो बची वो बची √3, ठीक है ना। ओके, अब ये 4 और ये 3 आपस में ऐड हो गए और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमारे पास आ गई वो आ गई 7। तो 7 मीटर पर सेकंड की हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। ओके, रेडियल लाइन r 10 मीटर की थी। अब हमें ओमेगा निकालना है, तो वो गया v टेंजेंशियल बाय r, तो जिसका वैल्यू आ गया 0.7 यूनिट आ गया रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन देखो डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये मैंने रखा था आपके लिए अच्छा प्रॉब्लम, इसको आप कवर करो। अगेन ये ओमेगा के ऊपर ही बेस्ड है, आपको 45 सेकंड मिलने जा रहे हैं। प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट लिख लेना, टफ नहीं है, थोड़ा सा कैच है, ठीक है ना। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। कि कार इधर जा रही है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जिनको डायग्राम नहीं दिखे तो। 40 मीटर पर सेकंड से
ये लाइन 30 मीटर दूरी पर दे रखी है, एक कैमरा है जिसको रोटेट किया जाना है, हमें कैमरा की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और 30 डिग्री के एंगल पर निकालनी है। जनरली इस तरीके के प्रॉब्लम के बारे में मेरा प्रेडिक्शन ये होता है कि मेडिकल के बहुत से बच्चे इस प्रॉब्लम को नहीं करते, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और बुक के अंदर भी उनको दिखता है तो वो या तो रटना शुरू कर देते हैं कि यार हम इसका आंसर याद कर लेते हैं, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो बेटा, हमें ओमेगा निकालना है, बैठ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगाओ। कार की वेलोसिटी इधर दे रखी है, ये रेडियल लाइन हो गई, अब पहले हमें ये आर निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आर की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो चल तो नहीं रहा है, तो क्या हो गया, नहीं चल रहा, चल रहा होता तो बैठ जाते, वेलोसिटी ट्रांसफर होती, रुका हुआ है नहीं चल रहा तो कुछ नहीं ट्रांसफर होगा ना, ज्यादा फायदा है। तो अब आप यहाँ बैठ जाओ, वेलोसिटी के कंपोनेंट करो, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 हो गया, ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 आ गया। इधर कंपोनेंट गया, ये था कितना यार दिख भी नहीं रहा, हाँ 40 था, तो इधर कंपोनेंट गया 40 cos 60, तो 40 cos 60 इज 1/2, और इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया 40 sin 60 √3/2, मतलब 20 √3 मीटर पर सेकेंड। अब हम ओमेगा निकाल लेते हैं, जो कि हो गया v टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय r, v टेंजेंशियल हो गया 20 √3। देख रहे हो ना, सरल है, तरीका नहीं पता बहुत से बच्चों को, इसलिए उस सवाल को छू नहीं पाते और डायग्राम देख के पहले डर जाते हैं कि बहुत कठिन है। तो 20 √3/r, अब ये r कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल में यूज कर लो। अब ये भी पंगा है, cos यूज करें सर, cos 30 यूज करें, sin 30 यूज, अरे कोई एंगल लेके यूज कर लो यार, आंसर एक ही आएगा। तो cos 30 ले लेते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा 30/r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 30 बाय cos 30 विच इज अगेन √3/2, ये यहाँ से गया, ठीक है ना, 2 से गया, तो √3 इधर चला गया, तो 1 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट। बिल्कुल मजेदार था, सिर्फ एक लाइन का, ठीक है ना। तो आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम ऑप्टिक्स के अंदर भी आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल उल्टी कहानी होती है, ओमेगा दे रखा होता है और यहाँ की वेलोसिटी पूछता है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ओमेगा से वी टेंजेंशियल निकाला, फिर वी टेंजेंशियल से आपने वी निकाल लिया। तो आप इसका रिवर्स सवाल भी जरूर कर लेना, कैसे, ओमेगा को 1 ले लेना, आंसर तो पता ही है ना, 40 है कार की वेलोसिटी, ओमेगा को 1 ले लेना और कार की वेलोसिटी निकालना, 40 आनी चाहिए, ठीक है ना भाई, इंजीनियर वाला रास्ता दे दिया, आंसर बताया, अब जुगाड़ लगा के तैयार कर लो सवाल। इससे क्या होगा ना, आप इधर उधर मूव करने में परफेक्ट हो गए, वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा निकालना आ गया, ओमेगा दे रखी है, वेलोसिटी निकालना आ गया, मेरा काम बन गया, क्योंकि आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, हाँ टेंशन का प्रॉब्लम है, और इसके अंदर आपको सिर्फ 45 सेकंड मिलेंगे, शुरू हो जाओ। ये प्रॉब्लम के बारे में प्रेडिक्शन ये है कि ये प्रॉब्लम आसान होता है, ब्रेकिंग टेंशन का प्रॉब्लम मुश्किल नहीं कहलाता, आसान प्रॉब्लम होता है, जनरली ज्यादातर जनता इस प्रॉब्लम को कर लेती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको कर लेंगे। थोड़े बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए एग्जाम के अंदर तो मजा आएगा, क्योंकि फिर वहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेक होंगे, जिसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं उसकी रैंक आएगी, ठीक है ना, और थोड़े से कम मार्क्स भी रहे तो भी अपना सिलेक्शन अच्छी रैंक से हो जाएगा। तो करो आप इसको कंप्लीट। अब मैं यार 1 मिनट शांत नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ ज्ञान की बात करते रहनी पड़ती है, टीचर का काम ही यही होता है। तो ब्रेकिंग टेंशन 10 न्यूटन है, मैं इसको रोक रहा हूं। तो प्रॉब्लम में आपको ब्रेकिंग टेंशन 10 न्यूटन दे रखी है, तो टी ब्रेकिंग 10 न्यूटन, इससे ज्यादा हो गई टेंशन तो रस्सी टूट जाएगी। ओके, a particle of mass 0.1 kg is to rotate along a horizontal circle of radius 0.5 मीटर। तो ये सर्कुलर पाथ है, रेडियस इसका 0.1 मीटर है, इसमें हमें इस पार्टिकल को घुमाना है। मैक्सिमम स्पीड विद विच पार्टिकल कैन बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग द स्पीड, विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। तो हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अब स्पीड तो कांस्टेंट ही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो यूसीएम है। और मैंने आपको फेज 1 में तरीका बताया हुआ, जब भी सर्कुलर मोशन में आप डायनामिक्स का काम कर रहे हो, लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हो, पहला काम बोरिया बिस्तरा उठाओ, एक्सिस के ऊपर बैठ जाओ। एक्सिस पे बैठते ही आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे, सूडो लगेगा बाहर की तरफ, सूडो लगाया, mv²/r। क्या कर रहा है, जस्टिफाई करो, ये इसको खींच रहा है, तो अंदर कौन रोकने आएगा, टेंशन। कब तक रोकेगा, जब तक ब्रेकिंग ना हो जाए। तो जब टी ब्रेकिंग होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगी। तो टी ब्रेकिंग mv_max²/r, पुट कर दो वैल्यू, काम खत्म। ये 10 हो गया, रेडियस हो गया 0.1, मास की वैल्यू हमारे पास कितनी है
मास इज, अच्छा उल्टा हो गया यार, रेडियस दे रखा था कितना 0.5 दे रखा था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ओके, मास दे रखा था 0.1, तो टेंशन ब्रेकिंग की वैल्यू हो गई 10, रेडियस की जगह 0.5 आ गया, मास की जगह 0.1 आ गया, इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, इन्हीं को सिली मिस्टेक बोलते हैं कि हम डाटा सही से नहीं पढ़ रहे और कुछ ना कुछ गलती होती है। ये ह्यूमन एरर है, मेरे से भी हो रही है, मैं भी इंसान ही हूं ना, ठीक है ना, तो आपसे भी ऐसी हो सकती है, बट कंट्रोल कर लो, एक बार नजर दौड़ा लो कि हाँ डाटा हम सही पुट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से गया तो वी मैक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया √50 मीटर पर सेकेंड। तो चेक करो, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये अच्छा कंसेप्चुअल है, इसके लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। करो, ये न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल है, पर अच्छा है, ठीक है ना, करो इसको कंप्लीट, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, तो इलास्टिक स्ट्रिंग का घुमाने पर जब आप सर्कुलर पाथ में घुमाओगे तो रेडियस चेंज होगा, बस इतनी सी हिंट है। करो, तो हमें पता करना है टेंशन 0 होगी, mv²/L होगी, उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। तो आई थिंक आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा आपको 10 सेकंड फालतू दे दिए ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में आप मैनेज कर लो। देखो बेटा, इलास्टिक स्ट्रिंग, जैसे मेरा पास ये माइक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाथ में ले रहा हूँ, हो सकता है आवाज सही ना है। इसको अगर मैं घुमाऊं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। अगर ये रबर बैंड होता, क्या होता, खिंच जाता, रेडियस जो था उसकी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा आता। बस यही यहां यूज करेंगे। तो अगर हमने रबर बैंड को यूज किया तो इसका इलोंगेशन x ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो एक्चुअली में सर्कुलर पाथ का, रबर बैंड वाले सर्कुलर पाथ का रेडियस l नहीं है, l+x है, ठीक। बाहर की तरफ सूडो लगाया, mv²/r, r की जगह l+x आ गया, और अंदर की तरफ टेंशन आ गई। इसको टेंशन भी बोल सकते हो, इसको आप इलास्टिक फोर्स भी बोल सकते हो। तो जब अपन इलास्टिसिटी में चलेंगे तो वहाँ यंग मॉडुलस वगैरह निकाल लेंगे वायर से जोड़ करके, ठीक है ना। अभी हम टेंशन से काम चला लेते हैं, तो मल्टीपर्पज सवाल है। तो टी की वैल्यू आ गई mv²/L+x, पर ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि ये वैल्यू mv²/L से छोटी है या mv²/L से बड़ी है, ठीक है ना, या उसके बराबर, तो यार किसी को नहीं दिख रही, तो या तो छोटी है या बड़ी है। अब चेक करो, डिनोमिनेटर L से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टेंशन जो होगी mv²/L से छोटी होगी, तो दिस टेंशन इज लेस देन mv²/L। तो अब ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है और जनरली आपको ये सब बच्चों को कर लेना चाहिए। आप शुरू हो जाओ, आपको इसमें 45 सेकंड दिए मैंने। इसमें आपको करना क्या है, आपको लोएस्ट पॉइंट यानी इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट करना है लोएस्ट पॉइंट P पर। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग अंडर ब्रिज, ठीक है ना। तो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज दोनों तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। ये अंडर ब्रिज का है, आगे चल के ओवर ब्रिज भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। करो कंप्लीट। इस तरीके का प्रेडिक्शन ये है, जनरली कंसेप्चुअल सवाल आता है, जैसा मैंने फेज 1 में कराया हुआ था आपको। ये मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल रखा है ताकि न्यूमेरिकल भी आपका एग्जाम में ना अटके, ठीक है ना। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। आज बेटा, तो हमें P पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। फोर्सेस लगाओ, पहले सेंटर लोकेट कर लो, ये रहा सेंटर, तो नीचे लगा mg, इधर लगा नॉर्मल। अब चॉइस है आपकी, चाहिए तो एक्सेस पे बैठ जाओ, चाहिए तो धरती से सवाल को सॉल्व कर लो। ग्राउंड से करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखाना पड़ेगा, वैल्यू v²/r हो जाएगी। तो अब नेट फोर्स बराबर ma लगा लो, तो n - mg, और वहीं अगर सेंटर पे बैठ जाते तो सूडो बाहर लगता और फोर्सेस बैलेंस कर लेते, आंसर दोनों से सेम आता। तो n की वैल्यू सॉरी हमारे पास आ गई n - mg इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू हमें मिल गया mg प्लस mv²/r। तो देख रहे हो ना, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ प्लस हो गया, बढ़ गया, mg से ज्यादा हो गया। तो अंडर ब्रिज में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है, ओवर ब्रिज में नॉर्मल रिएक्शन कम होता है। तो इसी पे हमारा कंसेप्चुअल सवाल फेज 1 में था। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, बस डाटा पुट करना है।
मास की वैल्यू 500 दे रखी है, तो ये हो गया 5000, ठीक है ना, यहाँ आ गया 500। v हमें 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में चाहिए होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर करा तो 400 आ गया। रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर, तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 5000 प्लस ये हमारे पास आ गया 20,000, हाँ 20,000। तो फाइनली 25,000 यानी 25 किलो न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी। तो चेक करो, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये आपका ओवर ब्रिज का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। अगेन आपको 45 सेकंड मिलेंगे, करो। कैसे पता चलेगा ओवर ब्रिज है, तो रोड ओवर अ कनाल ब्रिज, तो ओवर यानी ऊपर की तरफ से जा रहा है। डायग्राम जरूर बनाना। इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, डायग्राम बनाओ। इक्वेशन आई थिंक इतनी देर में आपकी बन जानी चाहिए। रेडियस का खास ख्याल रखना, ठीक है ना, जो दिख रहा है वो है नहीं, बस हिंट इतनी सी है, तो थोड़ा सा संभाल के सवाल करना ओवर ब्रिज का। तो मेरे ख्याल से टाइम अप, अब मैं शो कर रहा हूं। तो ये कह रहा है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गोइंग ओवर अ कनाल, ठीक है ना, इन डायरेक्शन लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.9। तो रेडियस हमें सर्कल का दे रखा है 8.9। Find the greatest speed at which car can cross the bridge without losing contact with the road at the highest point। तो highest point पर contact नहीं छूटना चाहिए। contact छूटने की condition normal 0 होता है, तो normal 0 कर दोगे तो limiting condition बन जाएगी और maximum speed वगैरह हमारे पास आ जाएगी। तो फिलहाल अभी हम नॉर्मल लगाते हुए चलेंगे, बाद में हम 0 डाल देंगे और v का वैल्यू जो भी हमें कैलकुलेट करना है आराम से मिल जाएगा। एक और खास बात है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार, यानी जहां से mg एक्ट कर रहा है वो इसके स्पैन से 1.1 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 1.1 मीटर ऊपर है। तो कहानी ऐसी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नहीं चिपक के चल रहा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो पूरा कार ही बना लेते हैं यार इसका, ये यहां पर है ना, और ये हाइट हमें दे रखी है 1.1 मीटर। अब क्या होगा, फोर्सेस लगाते हैं, देखना। सबसे पहले नॉर्मल तो लगा बाहर, mg लगा नीचे। अच्छा, अब जानते हो सूडो, अगर हम सेंटर पे बैठ गए ना तो हमें सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो कहां से लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है। तो सूडो के लिए जो रेडियस चाहिए होता है ना, वो रेडियस सर्कुलर पाथ का नहीं चाहिए होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस चाहिए होता है। तो ये थी काम की बात, चाहिए तो लिख लेना कॉपी में। ये रेडियस हमारे पास आ जाएगा 8.9, तो इतना हो गया, प्लस 1.1, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब ग्राउंड से देखो या बैठ के देखो, चॉइस आपकी है। ग्राउंड से देखोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वहां पे बैठ करके देखोगे तो यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सूडो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेक ना हो, तो देख लो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कम होगी, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, वहां बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो हम यहाँ नॉर्मल को 0 डाल करके v की अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा हो गया तो कार हवा में उड़ जाएगी, फिर वो बन जाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। और वो नहीं कर तो सकते हम उसका भी सवाल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछा नहीं गया। तो यहाँ m से m कैंसिल हुआ और v मैक्स आ गया बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ rg। बस अब वैल्यू डाल दो, r की जगह 10 आ गया, g की जगह भी 10 आ गया, फाइनल आंसर भी 10 आ गया। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। तो हमें पता करनी थी फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा हो गया तो गाड़ी का कांटेक्ट मैक्सिमम हाइट पर लूज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट हमारे पास अब दो कंसेप्ट आते हैं, ये बिल्कुल फेज 1 वाले हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ब्रेक ले लो आप 2 मिनट का चाहिए तो, ठीक है ना, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, बस आप रिलैक्स करो यहाँ कंसेप्ट सीख करके, थोड़ा दिमाग को आराम दो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कॉइन ऑन रोटेटिंग डिस्क। तो हमने कॉइन को डिस्क के ऊपर रख दिया और हम इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं या म्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो दैट कॉइन स्लिप ना करे। तो तरीका वही है, एक्सेस से बैठ के सूडो लगाया, अंदर की तरफ रोकने के लिए fs आ गया, fs आ गया। कब तक रोक पाएगा, जब तक fs मैक्स ना हो जाए। इक्वेट करा, इक्वेट करने पर
हमें यहाँ से या तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब सेफ डिस्टेंस मिल जाएगा, या जो भी अननोन निकालना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये, फ्रिक्शन वाले सरफेस के ऊपर अगर कोई कॉइन वगैरह रखा हो, बैठ जाओ, सूडो लगाओ, अंदर रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग कंडीशन से एफएस मैक्स कर दो। इसी तरीके से ये सवाल इसके ऊपर बेस्ड है, तो ज्यादा आपको आराम नहीं मिल रहा, ठीक है ना। इस सवाल को करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। शुरू हो जाओ, 45 नहीं 30, ये सिर्फ 30 सेकंड का प्रॉब्लम है, जल्दी से करना है। आपको को सर आराम ज्यादा देर का नहीं मिला हमें, भाई इतना होता ही नहीं है हमारे एग्जाम में, ये समझ लो एग्जाम ही चल रहा है आपका, बिल्कुल एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से ही आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है ना। रिलैक्स करेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तो लगे रहो आप। तो आई थिंक आपका टाइम अप। अब देखो प्रॉब्लम ये कह रहा है, कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स इफ प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 9 सेंटीमीटर पर रखने पर वो स्लिप कर जाता है, यानी बाहर लगने वाला सूडो एफ एस मैक्स से ज्यादा हो जाता है। तो इक्वेशन बना लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एस मैक्स यानी म्यू एस एम जी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये कहता है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड इट विल जस्ट स्लिप द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कितने डिस्टेंस पर स्लिप करेगा अगर हम ओमेगा को ट्रिपल कर दें, तो कर दो। हमें नहीं पता यार कितने डिस्टेंस पर, आर डैश पर ले लेते हैं 3 ओमेगा, फोर्स तो एफ एस मैक्स ही रहेगी म्यू एस एम जी। दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेट कर लो, चॉइस आपकी है। तो इसलिए मैंने 30 सेकंड ही दिए थे, ज्यादा देर का सवाल नहीं था। तो आर ओमेगा स्क्वायर 9 आर डैश ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आर डैश की वैल्यू आ गई विच इज आर बाय 9। अब आप चेक करो आपका आंसर आर बाय 9, आर कितना था यार पहले 9 सेंटीमीटर था, तो 9 बाय 9 यानी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो फिर रिलैक्स करो, ठीक है ना। आपको सर यही चल रहा है, थोड़ा सा ऑसिलेट करा रहे हो, देखो ठीक है, मजेदार है, ऐसे ही करके आपको फिजिक्स आएगी। अब हमारे पास एक कोनिकल पेंडुलम है, ये फिर से फेज 1 की ही टाइल है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि कंसेप्ट तो वही का वही था। हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को यूं करके घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ही घुमा रहे हैं, बट इन द शेप ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब करना क्या है, बैठ जाओ एक्सेस पे, सूडो लगी बाहर की तरफ, कंपोनेंट कर करा के यहाँ पैरेललोग्राम बना करके चॉइस आपकी, आप बैलेंस कर सकते हो। फोर्सेस को हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद टेंशन मिल गई एम एल ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसको आप एग्जाम में डिराइव नहीं करोगे, ठीक है ना। तो टेंशन की वैल्यू आ गई एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो टेंशन इधर लगी, रिजल्ट आ गया एम एल ओमेगा स्क्वायर। कॉस थीटा यानी वर्टिकल से बनने वाला एंगल, ये हो गया जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर। यहीं से हम ओमेगा यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, बस एल की जगह एल कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एल की जगह एल कॉस थीटा। ये 3 रिजल्ट है जिन पे कोनिकल पेंडुलम जनरली बेस्ड होता है। अब न्यूमेरिकल करो, ठीक है ना। फिर से ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं आपको देने वाला हूं 1 मिनट। तो टाइमर स्टार्ट है, करो। दे क्या रखा है, पार्टिकल P विल बी इन इक्विलिब्रियम इनसाइड अ हेमिस्फेरिकल बाउल। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये पार्टिकल P है, ये यहाँ इक्विलिब्रियम में एट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, बाउल का रेडियस 0.5 मीटर है, एट हाइट 0.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से 0.2 मीटर में पूरा थाली में सजा के दे रखा है, सारे डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको बस ये पता करना है कि किस एंगुलर स्पीड से हम इसको बाउल को रोटेट करें, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट मैंने जानबूझ के दिया है, ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को करने का रास्ता बहुत आसान होता है। 15 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। मैं अभी जस्ट बताता हूँ ब्रह्मास्त्र इसका, पहले आपका टाइम अप हो। तो आई थिंक बहुत से बच्चे जुटे पड़े होंगे कंसेप्ट लगाने में, बट जिनको पता होगा उनका आंसर आ गया होगा, और जिनको नहीं पता होगा खेलते रहो कबड्डी, आना नहीं, रोको इसको। अब देखो इसका कंसेप्ट सिर्फ एक लाइन का, कुछ नहीं करना। जरा चेक करो, अगर आप एक्सेस पे बैठ के फोर्सेस लगाओगे तो बाहर लगेगा सूडो एम आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे लगेगा एम जी, और इधर आ जाएगा नॉर्मल। पिछला डायग्राम देखो, टेंशन सूडो एम जी, इस डायग्राम को देखो, टेंशन की जगह नॉर्मल सूडो एम जी, पूरा एज इट इज डिट्टो सेम है, ठीक है ना। यानी ये पूरी तरीके से कोनिकल पेंडुलम है। खेल समझ आया? तो ये कोनिकल पेंडुलम है, तो आप क्यों बेवकूफों की तरह कंपोनेंट कर रहे हो, फिर उसको पुट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। ये एंगल एज इट इज थीटा ले लो। करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगुलर स्पीड। अब देखो हम थीटा जानते हैं, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल से हम थीटा की वैल्यू जानते हैं, ये 0.3 ये 0.4, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया 0.5, और वैसे भी रेडियस के बराबर हो गया वो, तो हम थीटा जानते हैं।
तो cos थीटा इक्विलिब्रियम में अभी जस्ट था फॉर्मूला G बाय L ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा ले लो, अंडर रूट G बाय L cos थीटा, कुछ नहीं करना। तो इसलिए मैंने कहा जिससे पता है कि एक कोनिकल पेंडुलम से होता है उसको क्लिक करके एग्जाम में वो उड़ा देगा, वरना उड़ जाएगा, सिंपल फंडा है। तो इसलिए प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। G का वैल्यू 10, L होती है लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज 0.5। अब चाहिए cos थीटा जो कि हो गया बेस यानी 0.3 बाय 0.5, ठीक है। तो यहां पर 0.5 तो गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 100/3 और बचा हमारे पास 10/√3। इसलिए मैंने कहा था जिसको पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो अटका रहेगा। तो 15-20 सेकंड से ज्यादा का ये न्यूमेरिकल नहीं था। तो मेरे ख्याल से सीख मिल गई कि ये नहीं कि कहीं भी जुट गए, फोर्सेस लगा दी और अनाप शनाप काम शुरू कर दिया। नहीं, आपने क्लासेस करी हैं, आपने कंसेप्ट सीखे हैं, तो आप रियलाइज करो, आप फील करो आपने कौन सी चीज कहाँ पर सीखी थी, उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। यही क्लिक होने वाली चीजें होती हैं। लास्ट मोमेंट पे तैयार कर ली तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं करी तो फिर वहां बैठे डब्बा बने बैठे रह जाओ कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा पेपर क्या था। तो वो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। ये चलो चलते हैं आगे, रिलैक्स करो, ठीक है ना। तो ये एक मजेदार खेल हो गया, थ्योरी आती है तो रिलैक्स करो, न्यूमेरिकल आता है तो जुट जाओ। चलो थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं साइक्लिस्ट का और एक बैंकिंग ऑफ रोड का। देखो अनबैंक्ड रोड के ऊपर जब हम कार चलाते हैं, इसको हटाता हूं मैं, तो ये रहा अनबैंक्ड रोड, ठीक है ना। इसके ऊपर जब एक कार बार चलती है तो अगेन कंसेप्ट तो वही है, एक्सेस पे बैठ जाओ, सूडो बार लगी और इसे रोकने के लिए अंदर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। अगर आप गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली एफएस मैक्स के बराबर कर दो, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड आ जाती है अंडर रूट म्यू एस आर जी। अब यही रोड अगर हम बैंक्ड कर दें तो इस बैंक्ड रोड पर अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो इसका तो मैंने आपको रिजल्ट दिया था फेज 1 में, ठीक है ना। तो ये रहा बैंक्ड रोड। तो बैंक्ड रोड पर अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो इस स्पीड की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल वैसी जैसी फ्रिक्शन के अंदर मैंने बताई थी। कैसे, देखो एक बार रिवाइज कर लो। ये सूडो लगा, ठीक है, ये सूडो ग्राउंड के पैरेलल है, याद आया। तो फ्रिक्शन में हमने सीखी थी जब फोर्स ग्राउंड के पैरेलल हो तो उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। उससे ज्यादा कर दिया तो गाड़ी ऊपर खिसक जाएगी, उससे कम करा तो गाड़ी नीचे आ जाएगी। तो वो रेंज हमें यहाँ चाहिए। तो mv²/r याद है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू mg। चलो फ्रिक्शन रिवाइज हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय उल्टा करके लिख दो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। यही था वो रिजल्ट। और मिनिमम वैल्यू होती है mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये मिनिमम वैल्यू में थोड़ा पंगा होता है, ये ध्यान रखना कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ये रफ होना चाहिए और tan थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू होनी चाहिए। अगर लेस देन म्यू है तो फिर ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन म्यू है तो हमें भैया इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने गाड़ी रोक दी तो वो नीचे सरक करके आ जाएगी। तो ये पंगा यहाँ मिनिमम वैल्यू में है। मिनिमम में भी 0 लिख लेना, जब tan थीटा लेस देन म्यू होगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। बताता हूँ कैसे। और अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो मिनिमम वैल्यू यही रहनी है। अब tan थीटा की ही बात चल रही है तो इसे tan में कन्वर्ट कर लेते हैं cos से डिवाइड करके, m तो पूरी इक्वेशन से उड़ा दो, तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू, देखो अपने आप आ गया, बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। अब सोचो इसको, अगर tan थीटा म्यू से छोटा हो गया तो ये रूट के अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये सिग्निफाई कर रहा है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यानी रिजल्ट 0 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब ये tan थीटा क्योंकि गाड़ी स्लिप तो कर नहीं रही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, यानी म्यू की जगह हम tan फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो म्यू की जगह हम tan फाई, फाई यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, उससे रिप्लेस करते ही ये जो रिजल्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ना, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली एग्जाम में डिराइव नहीं करते, जनरली याद रखते हैं, तो आप इसको ऐसे करके याद रख लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, ये अगर फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे तो फट से म्यू को tan फाई से रिप्लेस कर देना, ये बन जाएगी tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, ये tan a माइनस बी की आइडेंटिटी। अच्छा, अब यहां पर हम निकालते हैं एक वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं फॉर विच ट्रैक इज बैंक्ड फॉर, मतलब ना गाड़ी ऊपर स्लाइड हो ना नीचे स्लाइड हो, मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही ना हो। तो वो निकालने का तरीका हमारा बहुत सिंपल सा है, म्यू को आप 0 पुट कर दो और tan थीटा आ जाएगा v²/r जी। तो उसको जहाँ v को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना, वो वैल्यू जिसके लिए ट्रैक बना हुआ है, यानी गाड़ी ना ऊपर स्लिप करे ना नीचे स्लिप करे, अगर ट्रैक स्मूथ है गाड़ी आराम से चलती रहे, ठीक है ना।
अब इसी तरीके से ये आप देख रहे हो बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट अंदर की तरफ बैंड करता है, वो बैंड इसलिए करता है ताकि वो सूडो की टॉर्क को mg की टॉर्क से बैलेंस कर सके, और एंगल आ जाता है tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट। चलो आराम खत्म, मेरा आराम शुरू। तो अब आपको यहां दो प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जनरलाइज कंसेप्ट है, ये इसका न्यूमेरिकल अप्रोच है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों ही रखे, भले दोनों ही एक ही कंसेप्ट पर है। तो आप ट्राई करो, आपको मैं इसमें पूरे 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको कोई बहुत ज्यादा दे दिया, एहसान हो गया हमारे ऊपर 1 मिनट ही बहुत है आपके लिए, एहसान हम किसी पे नहीं करते। तो 1 मिनट का टाइम आपको इन दोनों प्रॉब्लम के अंदर मिला के 30 सेकेंड कंप्लीट करो। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको दे रखा है रोड की विड्थ b है, रेडियस r है, और डिफरेंस इन हाइट ऑफ आउटर एंड इनर एज निकालना है। ठीक है, कठिन नहीं है, आपका किया हुआ होना चाहिए ऐसा टाइप का प्रॉब्लम। और सेकंड बस न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने वाला है। तो मैं साइड ही हो जा रहा हूं, नहीं तो पता चले आपको दिखाई नहीं, फिर चिल्लाओगे कि सर साइड नहीं होते। तो आई थिंक बस टाइम खत्म होने वाला है। तो मैं इसको रोक रहा हूं और मेरा टाइम शुरू। देखो ये बोल रहा है व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v ऑन अ कर्व्ड रोड ऑफ विड्थ b, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, फॉर काउंटरएक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सूडो फोर्स, व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द आउटर एंड इनर एज। मतलब रोड को वो बैंग कर रहा है, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है, इनर एज नीचे रख रहा है। तो ये डिफरेंस इन हाइट हमें निकालना है। ये रोड की चौड़ाई भी हो गई, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक हमें r दे रखा है, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो tan थीटा फॉर्मूला लगाओ सीधे, जानते हैं हम v²/rg होता है, ठीक है ना। अब पंगा ये है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बैंकिंग का एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन चलता है sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये मैंने इसलिए रखा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। बैंकिंग का आपको टू द पॉइंट पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका सवाल आ चुका है, तो दोबारा तो रिपीट नहीं होना, क्योंकि भी रिसेंटली आया था वो, इसलिए इस तरीके का आ सकता है। तो sin थीटा tan थीटा इक्वल होंगे, तो tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम होगी, इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है। हम इसकी जगह h/v डाल देते हैं, v²/rg, यहां से h की वैल्यू आ गई, ये आ गई v²b/rg। तो सिंपल था, तो v²b/rg यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। अब सेकंड इसी पे न्यूमेरिकल है। ये बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड एट सम टर्न इज 50 मीटर, द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर, आउटर एज इज 2 मीटर हायर देन द इनर एज, देन द आइडियल स्पीड फॉर सच टर्न। तो वापस से डायग्राम बनाएंगे। ये 2 मीटर हायर है, रोड की विड्थ 10 मीटर है, ठीक है, और रेडियस इसका 50 मीटर है। अच्छा थीटा छोटा ही है, जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 - 4, तो √96 जरूरत नहीं है, ये दिखा रहा है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो sin थीटा tan थीटा बराबर ले लेते हैं। तो tan थीटा v²/rg इक्वल्स टू 2/10 विच इज 1/5। हमें क्या निकालना है, v निकालना है, आइडियल स्पीड निकालनी है। तो √rg, रेडियस हो गया 50, g हो गया 10 इंटू 1/5, तो आसानी से आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों प्रॉब्लम ठीक थे, एक आपका जनरल कंसेप्ट था, एक उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। बट रिलैक्स करो, आ गया मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। कंसेप्ट सीख लो। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे हिट करके और हम पीछे हो जा रहे हैं, मतलब इसको हिट करके चले गए। तो एजेंट ने इसे बस खाली इंपल्स दिया। बहुत से बच्चे इसमें गलत ले लेते हैं सवाल, कंटिन्यूअसली एजेंट नहीं घुमा रहा भैया, कंटिन्यूअसली घुमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर तो धागा टूटेगा, धागा जो होगा वो कहीं मुड़ेगा नहीं, आराम से घूमता रहेगा। यहां वो छोड़ करके जा रहा है, इसी में पंगा होता है, वो बता दूं आपको, मिनिमम स्पीड का पंगा होता है जो स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अब सुनो, तो अगर आप इसे हिट करके जाते हो तो सर्कुलर पाथ लूप आउट कराने की जो कंडीशन होती है वो u इक्वल्स टू लिमिटिंग कंडीशन √5rg। वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम होती चली जाती है, तो यहां बचती है √3rg, 2 से कम करते जाओ, इसमें से 2 हटाते जाओ, यहां बचती है हमारे पास फिर से आप 2 कम कर दो √rg। ये होगी टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी। अगर इससे कम वेलोसिटी हो जाती है तो यहाँ टेंशन 0 हो जाती है। तो ये लिमिटिंग कंडीशन है।
टेंशन की वैल्यू अंडर रूट आर जी पे 0 होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि टॉप पॉइंट पे जस्ट टेंशन 0 के बराबर है, तो इससे हल्की सी करते ही इससे पहले टेंशन 0 हो जाएगी, पार्टिकल सर्कुलर पाथ लूज कर देगा। अब खेल में ट्विस्ट आया, फिर से मैं इसको निकाल रहा हूँ, थोड़ी देर आवाज हो सकता है डिस्टर्ब हो। मैंने इसको यहाँ रखा, मैं इसको हिट करके नहीं जा रहा, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो मैं कितनी मिनिमम स्पीड से घुमाऊँ कि ये घूमता रहे। अब पॉइंट समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर रहा कि यहाँ स्पीड अलग दे रहा, यहाँ स्पीड मैंने अलग दी, यहाँ स्पीड मैंने अलग दी, नहीं, घुमाऊंगा तो मैं एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से। तुम कितनी स्पीड से घुमाओ कि ये आराम से घूम जाए? तो जवाब है अंडर रूट 5 RG नहीं। अगर अंडर रूट 5 RG थी तो हर जगह अंडर रूट 5 RG, अंडर रूट 3 RG थी तो अंडर रूट 3 RG हर जगह। तो मैं कितनी दूँ स्पीड कि ये आराम से घूमता रहे, ठीक है ना, ये ट्रैक लूज ना करे, तो वो मिनिमम स्पीड होगी अंडर रूट RG। तो अंडर रूट RG से अगर मैं घुमाऊंगा ना तो ये ट्रैक को लूज नहीं करेगा, ये कंटिन्यूसली पूरा सर्कुलर पाथ लूप आउट करेगा। तो अगर हम घुमाते हैं तो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट RG, तो ये ट्रैक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा क्योंकि एजेंट कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, लूज करने का चांस कहां होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वहां जाकर के टेंशन 0 होगी, उससे पहले टेंशन 0 नहीं होगी क्योंकि हर जगह उसको वेलोसिटी दे ही रहे हैं हम, ठीक है ना। अब अगर आप इसको प्रोजेक्ट करके चले जाते हो तो अंडर रूट 5 RG वेलोसिटी होनी चाहिए और इस दौरान वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम होती है। यहां की टेंशन आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्सेस लगा लो, नीचे mg लगी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, तो t माइनस mg इक्वल्स टू mac रखोगे, टेंशन की वैल्यू आएगी, यहाँ टेंशन मैक्सिमम होती है, ये होती है 6 mg, फिर टेंशन 3 के फैक्टर से कम होती जाती है, तो यहाँ टेंशन हो जाती है 3 mg, फिर 3 हटाओगे तो यहाँ टेंशन 0 हो जाएगी। तो ये पूरा खेल होता है, टेंशन 3 के फैक्टर से कम होती चली जाती है, ठीक है ना। अगर हम इधर की वेलोसिटी अंडर रूट 6 RG कर दें तो टेंशन हो जाएगी 7 mg, फिर 3 से कम करते चले जाओ। तो ये इसका पैटर्न होता है जनरली, और इस पे भी कई बार सवाल डायरेक्ट आ जाता है। अब खेल में ट्विस्ट ये है, अगर बॉटम पर वेलोसिटी दे रखी हो u, तो फर्स्ट हाफ में अगर आप टेंशन निकालोगे तो ये मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, t इधर लगा, mg cos थीटा बाहर लगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना, और इक्वेशन आ गई t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। पंगा है v निकालना पड़ेगा, v निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगता है क्योंकि एजेंट इसे वेलोसिटी देकर के चला गया, पूरे पाथ पे नहीं है। तो वो पुट करने कराने के बाद जो टेंशन की जनरल इक्वेशन आती है, अब आप मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो ki प्लस ui इक्वल्स टू kf प्लस uf लगा करके v स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, वो आएगी u स्क्वायर माइनस 2gh, या h हो जाएगी वर्टिकल हाइट। सेम एज इट इज मैंने फेज 1 में बताया हुआ था, ठीक है ना। तो सारा खेल v और t का होता है, v आपको निकालना आता है तो t आराम से आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट टेंशन पे मत कूदना, पहले v निकाल लेना फिर t निकालना। सिमिलरली अगर यही बॉडी इस जगह पर पहुंची हो B से C यानी सेकंड हाफ में, अब टेंशन भी अंदर आ गई, mg cos थीटा का कंपोनेंट भी अंदर आ गया और इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। v स्क्वायर का चाहिए तो मैं लिख दूं रिजल्ट, u स्क्वायर माइनस 2gh। h कहां से कहां तक का दूरी है? h जो है लोएस्ट लेवल से यहां तक का ये हाइट, तो दिस हाइट इज h, ओके। और ये हाइट आप लिखोगे तो हो जाएगी r प्लस r cos थीटा, तो r 1 प्लस cos थीटा। और यहां पर अगर आप ये h लिखोगे, मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये r 1 माइनस cos थीटा। तो मस्ट है v निकालना आना चाहिए, जब v निकालना आएगा तब उस पॉइंट पर आप t निकाल पाओगे। अब एक और चीज है कि अगर वेलोसिटी की पर्टिकुलर रेंज होती है तो क्या होता है, तो अगर वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से कम की हम देते हैं और चले जाते हैं, यानी कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो ये सिर्फ फर्स्ट हाफ में ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। और क्यों ऑसिलेट करता है? क्योंकि किसी एक पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये लौट करके आ जाता है और पेंडुलम बन जाता है, ऑसिलेटिंग पेंडुलम बन जाता है। जिस जगह वेलोसिटी 0 होती है वहाँ टेंशन मिनिमम होती है, और इसका जो टेंशन का वैल्यू आता है वो आप निकाल सकते हो, ये t हो गया, बस बाहर की तरफ mg cos थीटा लगा, तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू हो जाता है mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर वेलोसिटी अंडर रूट 2 RG से अंडर रूट 5 RG के बीच में रहती है तो फिर ऐसे सिचुएशन में सर्कुलर पाथ लूप आउट नहीं होता, सेकंड हाफ में जाकर के एक जगह टेंशन 0 हो जाती है पर वेलोसिटी 0 नहीं होती। ये टेंशन 0 का शॉर्टकट लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। एक बार सब कुछ जनरलाइज शॉर्टकट दे देता हूँ। तो अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हो तो इस एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनानी पड़ती है, t को 0 डालना पड़ता है, cos थीटा की वैल्यू आती है। लेंथी प्रोसीजर होता है इसलिए शॉर्टकट की जरूरत है, तो ये रिजल्ट याद रख लो, ठीक है ना। तो ये जनरलाइज रिजल्ट है, जो लेक्चर्स में बताता हूँ वो n-2/3 है, बिल्कुल सेम है बट ये थोड़ा सा ज्यादा जनरलाइज्ड है। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर, u मतलब यहां पर जो हमने बॉटम पर वेलोसिटी दी, माइनस 2 RG डिवाइडेड बाय 3 RG।
तो दिस इज द एंगल। ये एंगल निकालने का हमारा तरीका हो गया कि हम वो एंगल पता करें जहां पर जाकर के बॉडी ट्रैक को लूज कर जा रही है। इसके बाद क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल बन जाती है, ठीक है ना। तो आफ्टर लीविंग द सर्कुलर ट्रैक बॉडी बिकम्स प्रोजेक्टाइल। एक और चीज बताऊं, इन्वर्टेड सर्कल, तो अगर ये इन्वर्टेड स्फीयर है, आप यहां पर यू की वेलोसिटी दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है इससे चिपक करके चलेगा, इसमें भी किसी एक पॉइंट पर जाकर के नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जिस जगह नॉर्मल जीरो होगी वो एंगल कैसे निकालेंगे, तो अगेन फिर से वही पूरा नॉर्मल की इक्वेशन बनाते हैं, एंड जीरो डालते हैं, वहां से कॉस थीटा आता है। जो आता है वो बहुत सिंपल आता है, याद रख लेना, और बहुत आसान है। ये होता है यू स्क्वायर माइनस 2rg, ये होता है यू स्क्वायर प्लस 2rg। तो आपका कुछ गया नहीं, एक ही रिजल्ट में दोनों काम चल गए। तो इन्वर्टेड सर्कल में बस बीच में इन्वर्ट कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, ठीक है ना। तो यू स्क्वायर प्लस 2rg डिवाइडेड बाय 3rg, ये हमारा कॉस थीटा निकालने का रिजल्ट होता है। अब प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं आपको दूंगा पूरे 1 मिनट। तो टाइम स्टार्ट। वैसे 45 सेकंड का है, बट क्योंकि पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं चाह रहा आप हड़बड़ाओ, आराम से करो, 1 मिनट का टाइम लेकर के करो, गलत मत करना, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाना इसमें। तो स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम इज हॉरिजॉन्टल, तो पेंडुलम पहले हॉरिजॉन्टल था। Now the string is released, the tension in the string at the lowest point, lowest point पे टेंशन निकालनी है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी भी टेंशन निकालनी है, हमेशा वो तब आएगी जब पहले उस जगह की स्पीड आएगी, उसके लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक स्पीड आपकी आ गई होगी, एनर्जी कंजर्वेशन जरूर लगा लेना, छोड़ना मत उसको, ठीक है ना। उसको लगा करके फिर स्पीड निकालना, देन फिर टेंशन आएगी। और कंसेप्ट से ही चलो, डायरेक्ट तीर तुक्के मत चलाना इसके अंदर। और अगर कंसेप्ट नहीं आता तो देख लेना, मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आई थिंक आपका टाइम अप हो रहा है, मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल थी, ये रही, यहां से हमने इसे रिलीज किया, यहां बॉडी आई। सबसे पहले तो हमें इधर की स्पीड निकालनी पड़ेगी, ये स्पीड 0 है, ठीक है ना। ये इसका h हो गया। आपको याद है अभी मैंने नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया था, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं क्या आती है। तो पहले लगाया ki प्लस ui, kf प्लस uf, तो ki हो गया 0, ui रेफरेंस यही ले लेते हैं, तो ये हो गया mgh, kf हो गया हाफ mv स्क्वायर, और uf हो गया 0। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh, ओके। तो हमने यहाँ की वेलोसिटी निकाल ली, विच इज अंडर रूट 2gh, h बेसिकली r के ही बराबर है, तो अंडर रूट 2gr आप लिख सकते हो। अब हमें निकालना तो था टेंशन, निकाल ली हमने वेलोसिटी। अब लॉग ऑफ मोशन लगाते हैं, t ऊपर mg नीचे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखाया, ठीक है ना। इक्वेशन बनाई, t माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, एंड वैल्यू ऑफ v इज नोन टू अस, विच इज अंडर रूट 2gh या अंडर रूट 2gr। तो पुट कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू आ गया mg प्लस m बाय आर, स्क्वायर करने पर 2gr हो गया, और फाइनली टेंशन आ गई 3mg। तो अब आप चेक करो, टेंशन का वैल्यू हमारा आ रहा है 3mg, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये आपको हाइट निकालनी है कि किस जगह ट्रैक को लूज कर देगा। हिंट बस इतनी सी है, वेलोसिटी अंडर रूट 4lg है, ट्रैक तब लूज होता है जब अंडर रूट 2rg से अंडर रूट 5rg के बीच में हो, तो ये वहीं पर है। आपको हाइट निकालनी है, तो आपके लिए आई थिंक 35 to 40 सेकंड इनफ होंगे। तो 40 सेकंड का टाइम है आपका, इसमें करो। डायग्राम जरूर बनाओ, बिना डायग्राम के वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करना, और जो भी चीज पूछ रहा है उस पर कंसंट्रेट करो, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। तो हाइट आपको पता करनी है जहां पर वो सर्कुलर पाथ को लीव करेगा, एंगल नहीं, एंगल निकाल करके आंसर मत चेक करना, नहीं मिलेगा, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं क्योंकि इतनी देर बहुत है। तो फटाफट से हमने देखा u का वैल्यू अंडर रूट 4gl है, हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाय 3gr, r वही l के बराबर है, तो पुट कर दोगे तो 4 माइनस 2 यानी cos थीटा 2/3। डायग्राम बनाया, यहां से हमने प्रोजेक्ट किया था, यहां जाके इसकी टेंशन 0 हो गई। हाइट चाहिए हमें, हाइट इसमें यहां से लेके यहां तक की, इस हाइट की वैल्यू हो गई r 1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना। r की जगह l आ गया 1 प्लस 2/3,
तो रिजल्ट आ गया 5L/3, इसलिए मैंने बोला था 35 to 40 सेकेंड और मोर देन इनफ जिसको आता है। तो 5L/3 की हाइट पर जाकर के टेंशन जीरो हो जाएगी, बॉडी सर्कुलर पाथ को लीव कर देगी। तो आपने ये देखा, अगर आता है तो हम गिवन टाइम में कर लेते हैं, और अगर हमें नहीं आता तो हम एग्जाम में डराइव करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम में अननेसेसरी 3, 4, 5 मिनट लगते हैं। तो इससे सीखने को यह मिलता है कि अगर एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो हर टीचर ये कहता है कि उसके पीछे मत पड़े रहो, उसको छोड़ दो। क्यों कहता है? क्योंकि आप अननेसेसरी टाइम किल करोगे, और जो आता है, जो क्लिक हो जा रहा है आपको प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो वही होगा जो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी, वही आपको नंबर दिलाएंगे। तीर तुक्के चलाएंगे तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो एग्जाम में हमें डेरिवेशन की तरफ नहीं बढ़ना, हमें प्रैक्टिस करके जाना है। कंसेप्ट सुनते ही क्लिक होना चाहिए, उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये प्रॉब्लम भी आसान है, इसके लिए आपको 45 सेकंड मैंने दिया है। शुरू हो जाओ। तो एयरक्राफ्ट लूप है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 500 मीटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना, ये नहीं कि वो उसको एयरक्राफ्ट को लात मार के भाग गए आप, ठीक है ना, और √5 से लात मार दी और हवाई जहाज घूमता जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। देखो 360 किलोमीटर पर आवर मास दे रखा है आपको पता करना है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू लोअर, अपर एंड मिडिल पॉइंट ऑफ लूप पर, ठीक है ना। तो 45 सेकंड इनफ है, इतने में आ जाना चाहिए, बस इक्वेशन ही बनानी है। मैं इसको रोक रहा हूं। देखो क्यों मैंने बोला 45 सेकंड इनफ है, क्योंकि हर जगह स्पीड सेम है, आपको कहीं पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा के स्पीड नहीं निकालनी होती तो मैं सवाल में 1 मिनट रखता, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए 15 सेकंड चाहिए होते हैं। अब हमें हर जगह की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, लोअर पॉइंट, मिडिल पॉइंट और इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखाया, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा, इक्वेशन बना ली। सबसे पहले बॉटम पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, तो n लोएस्ट माइनस mg mv²/r। तो लोएस्ट पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन आ गई mg प्लस mv²/r। आई थिंक इससे ही हमें पता चल जाना चाहिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। mg हो गया 700, ठीक है ना, प्लस m विच इज 70, v², अब v दे रखा है 360 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हमारे लिए 10/36 आप इसमें करोगे तो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो v² हो गया 10 to the power 4। रेडियस कितना है? रेडियस हमें दे रखा है 500 मीटर। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 700 प्लस यहां से 2 डिजिट चले गए और ये आ गया 7000/5, ठीक, 5 से इसको हम उड़ा देते हैं, 1 और 400, ओके, 2100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है लोएस्ट पॉइंट पर। अब ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, नहीं इसमें तो नहीं है यार, 210 है, तो सवाल तो पता चल गया, आंसर डी होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लग गया हमारा। तो यानी ये 45 सेकंड का भी नहीं, ये आपने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एट लोएस्ट पॉइंट निकाला, नमस्ते। अब फिर भी अभी हम सब जगह कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं मिडिल पॉइंट की। देखो बेटा यहाँ कोई mg का कंपोनेंट नहीं है, तो इक्वेशन सीधी बन जाएगी n इक्वल्स टू mv²/r। mv²/r एक बार लिख चुके हो तो बार बार नहीं लिखना, एज इट इज यूज करो, 1400। तो 2100 ये हो गया हमारा लोएस्ट पॉइंट पर। अगला हमें अपर पॉइंट पर देना है, हमने निकाला मिडिल पॉइंट पर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 1400 तो आंसर ही नहीं है सर, डर लग गया, अरे नहीं, मिडिल पॉइंट पर है वो। तो अपर पॉइंट पर, तो अपर पॉइंट पर n प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है ना। mv²/r की वैल्यू हमें पता है, विच इज 1400 माइनस 700, रिजल्ट इज 700। तो सीक्वेंस बनाओगे 2100, 700, 1400, डी ऑप्शन करेक्ट, पर हमारा आंसर पहले आ चुका था। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि 3 जगह निकालना है, एक जगह निकल गया, हिट एंड ट्रायल लग गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये किस्मत की बात है। मैं आपको दे रहा हूं इन्वर्टेड सर्कल का है और आपको एंगल ही निकालना है, सिर्फ 30 सेकंड, शुरू हो जाओ, ठीक कर लोगे आप, क्योंकि ये डायरेक्ट अपना ट्रिक से खत्म हो जाएगा। तो घूम रहे पार्टिकल इन्वर्टेड सर्कल पे, आपको वह एंगल निकालना है जहां पर पार्टिकल कांटेक्ट को लूज करेगा। 30 सेकंड भी ज्यादा ही दे दिए, तो मेरे ख्याल से आपको उससे पहले ही कर लेना चाहिए, 15-20 सेकंड के अंदर, क्योंकि रिजल्ट आपको पता है। तो मेरे ख्याल से आना शुरू हो गया बहुत से बच्चों का आंसर। मैं इसको रोक दूं अब, ठीक है, आपका टाइम अप। अब जैसे ही आपने देखा बॉडी को यहां से फेंका गया 0.5 √gr से
और हमें पता करना है कहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज करेगा यानी N0 होगा। तो डायरेक्ट लगा देते हैं, इन्वर्टेड सर्किल है तो उल्टा रिजल्ट यू स्क्वायर प्लस 2GR, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3GR। तो पुट कर दो यू स्क्वायर की जगह 0.5 मतलब 1/2 अंडर रूट GR, तो 1/4 GR बन जाएगा। तो 1/4 GR प्लस 2GR डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया, ये एक आर फालतू लिख गया मैं, 3GR। GR वाला डाटा कैंसिल आउट हो गया, 4 to 8 और 1 9, 9/4 यानी ये बचा हमारे पास 3/4। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, थीटा हो गया cos इनवर्स 3/4। अच्छा ये तो थीटा निकल गया। कई बार क्या करते हैं ना, ये हाइट पूछ लेते हैं। अब जैसे यहां से ये हाइट निकालोगे तो ये हाइट कितनी होगी, तो 1 सेकंड लगेगा बस, हाइट आप राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लो। ये रेडियस हो गया, तो ये हो गया r cos थीटा, तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर हो गई r cos थीटा। अब आपको सर वो तो r1 प्लस cos थीटा थी, वो तो पूरा सर्कल था तब उसके बॉटम से थी, यहाँ हाफ सर्कल है, ठीक है ना। तो अगर हाइट पूछी गई तो फॉर द टाइम भी आंसर आ गया r cos थीटा, r cos थीटा मतलब 3r/4। तो इस हाइट पर पार्टिकल कॉन्टैक्ट को लूज कर देगा। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पूरे सर्कुलर मोशन में बता दी और हर टाइप के कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब आज मेरे ख्याल से शिकायत आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है, कि सर हमें कम टाइम मिला, तो प्रॉब्लम जैसे थे उनके हिसाब से मैंने टाइम रखा है। अब लास्ट में अब आपको क्या करना है, एक तो पहले ये वापस से गो थ्रू करना है, इन प्रॉब्लम को वापस से लगाना है, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस शीट में भी जबरदस्त है प्रॉब्लम, और टेस्ट के भी मैं आपको प्रॉब्लम टिक करके दे रहा हूँ। तो देखो अब ये वो प्रॉब्लम है जो आपको वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर वाले टेस्ट से, कंसेप्चुअल टेस्ट और एडवांस टेस्ट से अटेम्प्ट करने और साथ में प्रैक्टिस शीट की प्रॉब्लम करनी है। एक बात और, आप अपना सिलेबस लेट मत करना, ये नहीं लेजी हो जाओ कि हम आज नहीं परसों कर लेते हैं, ठीक है ना, परसों नहीं और 2 दिन बाद कर लेंगे। आप टाइमली चीज़ें खत्म करो, मेरे साथ साथ चलो, ताकि हमारे पास आखिरी में भी अच्छा खासा टाइम रहे, ठीक है ना। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट मत करना। अब आप इनको प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट लेक्चर फिर आपका 1 दिन के बाद रहेगा, जो भी आपका सीक्वेंस के अंदर है। थैंक यू सो मच।